हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पहले चैप्टर भारत में यूरोपियों के आगमन का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें कि हम फ्रांसीसियों और ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखे थे। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनी भारत में एंटर करती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा, और उसके बाद जिस ऑर्डर में कंपनियां भारत में आई उस ऑर्डर में हमने उन सभी कंपनियों को पढ़ा। पिछले दो वीडियोज़ में हमने पुर्तगालियों और डचों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अगर देखें तो 1599 में यानी कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए। पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का मतलब है कि अगर हम वर्ल्ड मैप में यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो उनके हिसाब से जो हमारा इंडिया है या चाइना है या जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो उनके डायरेक्शन से पूर्व की ओर होती हैं। इस कारण से इन लोगों का जो उद्देश्य था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, इसीलिए इनकी कंपनीज का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर जारी कर 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार पत्र दिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ही कंपनी का स्थापना बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी का जो स्थापना वर्ष है, यानी कि लंदन में जब ये कंपनी बन रही थी या बनी थी या स्थापित हुई थी, तो उसका जो समय था वो 1599 ईस्वी था। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसे रॉयल चार्टर यानी कि एक अधिकार पत्र दिया गया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और उसका जो टाइमिंग रखा गया था, उसका जो टाइमलाइन था वो 15 वर्षों के लिए था। लेकिन फिर कालांतर में जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम का देहांत हो जाता है, और उसके बाद जो वहाँ के सम्राट बनते हैं वो बनते हैं जेम्स प्रथम, यानी कि 1609 में ब्रिटेन में जेम्स प्रथम वहाँ के शासक बनते हैं, और उन्होंने इस कंपनी के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यहाँ पे एकाधिकार से कहने का मतलब है कि यानी कि ब्रिटेन की तरफ से जो कंपनी है वो सिर्फ वही कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, ब्रिटेन का और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पे अधिकार की जगह एकाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर अगर हम देखें तो जो यहाँ पे 15 वर्षों के लिए जो व्यापार दिया गया था करने के लिए, उसका जो समय काल है, कार्यकाल है, उसे अनिश्चित काल के लिए जेम्स प्रथम ने बढ़ा दिया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश जो था वो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसका उद्देश्य था कि ये भारत में ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का इजाज़त प्राप्त करे और व्यापारिक कोठियों के स्थापित करने के लिए ये वहाँ गया। हालांकि अगर हम कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करें तो कैप्टन हॉकिंस अरबी भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञाता था, जिसके बाद वह जहांगीर के दरबार में जाने के बाद उससे अरबी भाषा में बात करता है और उसके लिए कुछ मूल्यवान उपहार लेकर जाता है, जिसकी वजह से जहांगीर और उसका भव्य स्वागत करता है। और फिर उसके बाद उसे जहांगीर अपने दरबार में मनसबदार के तौर पर रख लेता है। हालांकि अगर हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस व्यापार के अधिकार को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हुआ। उसे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त मिल गई। अगर कैप्टन हॉकिंस के बारे में हम कुछ पॉइंट को देखें तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। उसके बाद इसके संबंध में है कि सबसे पहला तो 3 पॉइंट है कि ये अरबी भाषा का ज्ञाता था। दूसरा, ये हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश जहाज का कैप्टन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम ब्रिटिश जहाज हेक्टर का कैप्टन कौन था। तो सबसे पहला जो ब्रिटिश जहाज हेक्टर था उसका कैप्टन हॉकिंस था। फिर इसके बाद है कि सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त इसने प्राप्त की थी। फिर उसके बाद अगर जो टाइमलाइन है वो चलता है 1611 की तरफ, कि 1611 में कैप्टन मिडल्टन जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ। और फिर उसके बाद प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में स्थापित की जाती है। हालांकि जो प्रथम फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित करने की इजाज़त मिली थी, लेकिन ये फैक्ट्री स्थापित होने में काफ़ी समय लग गया था, और जो प्रथम फैक्ट्री है वो 1611 में ही स्थापित हो चुकी थी। इसलिए जो ब्रिटिशों की जो प्रथम फैक्ट्री है वो 1611 में ही मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में स्थापित हो चुकी थी। फिर जो उसके बाद 1613 में सूरत की फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, जिसके बाद से 1613 में सूरत में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने जहांगीर से पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार और कोठी स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक व्यापारिक कोठी स्थापित की। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हर बार आप फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी की बात आती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि अंग्रेज यहाँ कुछ उत्पादन करते थे, किसी सामान को बनाते थे। फैक्ट्री कहने का मतलब है कि वो एक तरह का गोडाउन होता था, जहाँ से ये बहुत सारे अपने एक
गोदाम की तरह इसको यूज़ करते थे, जहाँ से ये पूरे भारत से सामान लाते थे और उसका स्टोर के जैसा वहाँ पे रख करके कौन सा सामान को इंपोर्ट करना है, कौन सा एक्सपोर्ट होकर के आया है, उस सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन करते थे, जिसी को यहाँ पे व्यापारिक कोठी कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ कोई फैक्ट्री या मशीन नहीं लगाया रहता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जद्दोजहद करने के बाद इनको कई सारे अधिकार मिलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इसी तरीके की कोशिशों के बाद अपनी कूटनीति के सहारे सबसे ज़्यादा सफल व्यापारिक कंपनियों में शुमार हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के द्वारा इन्हें सुनहरा फरमान मिलता है और उसके बाद यह वहाँ स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का मतलब है कि वहाँ इन लोगों को किसी भी तरह का कर नहीं देना होता था और ये वहाँ पे अपने मर्जी के हिसाब से जिस तरीके से चाहे व्यापार कर सकते थे। अगले स्लाइड में हम इसके इनसे जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अंग्रेजों के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अगर हम देखें तो 1668 ईस्वी में बम्बई प्राप्त किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बम्बई कैसे प्राप्त होती है इनको, तो आपने देखा होगा पिछले वीडियोज़ में कि 1661 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है और उसी विवाह में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार को जो बम्बई द्वीप है वो दहेज स्वरूप ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दी थी और ब्रिटेन के राजकुमार ने इसे फिर 1668 ईस्वी में मामूली किराए पर इस द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देती है और इसी से फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1668 ईस्वी में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि 1668 ईस्वी तक आते आते इनका शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये अन्य और सारी जो यूरोपियन कंपनी थी उनको कई सारे युद्धों में हरा चुकी थी और कईयों का भारत से सफाया कर चुकी थी और उसी दरमियान इन लोगों ने बंगाल के हुगली तट को लूट लिया, जिससे कि उस समय के तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब इस घटना से खफा हो गए और इनके साथ युद्ध कर दिया और हुगली तट से इन्हें अंग्रेजों को खदेड़ भगाया। और उस समय पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता थे वो थे सर जॉन चाइल्ड। इनका औरंगजेब के साथ जब संघर्ष हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस समय पे कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता थे सर जॉन चाइल्ड। और फिर उसके बाद ये घटना घटी, औरंगजेब ने अंग्रेजों से कई सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे विशेषाधिकारों को छीन लिया और भारत में व्यापार से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी। लेकिन फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे वार्तालाप और माफ़ीनामे के मदद से औरंगजेब से फिर से भारत में व्यापार करने के विशेष अधिकार को मांगने में सफल हुई और फिर उसके बाद औरंगजेब भी इन्हें माफ़ कर देते हैं और उसके बाद ये फिर से भारत में व्यापार करने लगते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1691 ईस्वी में बंगाल सीमा शुल्क रहित व्यापार, इसका कहने का मतलब है कि 1691 ईस्वी में इन्हें बंगाल में सीमा शुल्क रहित व्यापार करने का छूट मिल जाता है मुगल शासकों की तरफ से। फिर उसके बाद 1691 ईस्वी में ही अजीमुल शाह से बंगाल के 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त होती है इन लोगों को। वो कौन कौन गांव थे, पहला था सुल्तानाती, दूसरा था कलिकता और तीसरा था गोविंदपुर। ये 3 गांवों की जमींदारी का काम किसको मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। कौन से शासक थे उस समय पर बंगाल के, अजीमुल शाह के द्वारा। और इन 3 गाँवों को मिलाकर ही जॉब चार्नक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी। और अगर बात करें कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो इनकी व्यापारिक कोठी थी उसका नाम था फोर्ट विलियम। उसके बाद अगर हम देखें तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता प्रथम प्रेसिडेंसी बनती है। तो 1700 ईस्वी में जो कलकत्ता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी बनती है। अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो जो भारत में अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी वो भारत में 3 जगह पे थी। पहला बंगाल में, फिर दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई में इनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। यानी कि भारत में कुल मिलाकर के इनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, यानी कि जो 3 क्षेत्र थे इनके उनको प्रेसिडेंसी कहते थे। पहला बंगाल में, दूसरा मद्रास में और तीसरा बम्बई में। और जो सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता यानी कि बंगाल में थी। फिर उसके बाद अगर देखें कलकत्ता के संबंध में तो कलकत्ता 1774 से 1191 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो आप ये याद रखेंगे कि 1774 से 1191 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही और 1912 से जो ब्रिटिश भारत की राजधानी रही वह दिल्ली बन गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1717 का शाही फरमान, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को दिया गया और इसी विशेषाधिकार को प्राप्त करने के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती है और वो काफ़ी सारे अन्य कंपनियों को यहाँ से व्यापार में हस्तक्षेप करके यहाँ से भगा देती है और भारत पर एक छत्र राज करने लगती है। ये जो फरमान है इसके पीछे की कहानी यह थी कि भारत में उस समय पे एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आया था जिसमें कि एक डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन, और उस समय पे जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर थे उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उनका इलाज करने के एवज में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया कंपनी को ये 1717 का शाही फरमान मैग्ना कार्टा जारी किया था। इसे मैग्ना कार्टा या शाही फरमान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जरिए कंपनी को बहुत सारे विशेषाधिकार एक साथ मिल गए थे, जैसे कि कर वसूलने का अधिकार, कलकत्ता के आसपास और बंगाल के क्षेत्रों में इन्हें कर वसूलने का अधिकार मिल गया। मामूली वार्षिक रकम के बदले इन्हें पूरे मुगल भारत में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। फिर बम्बई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता मिल गई और इस फरमान से अन्य कई सारे भी विशेषाधिकार इनको दिए गए थे, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा आपके स्क्रीन पे। और अगर हम देखें तो इस तमाम तरह के विशेषाधिकार और अपनी स्थिति को मजबूत करते करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी काफ़ी अच्छी स्थिति बना लेती है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे अंत में यूरोपियन कंपनी भारत में आती है उसका नाम है फ्रांसीसी। तो चलिए अब हम फ्रांसीसियों के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो आइए इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो फ्रांसीसियों का जो कंपनी स्थापित होती है वो 1664 ईस्वी में स्थापित होती है। उस समय पे फ्रांस के जो शासक थे वो थे लुई 14वें और उन्हीं के एक मंत्री कॉलबर्ट के प्रयत्नों के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है फ्रांस में। और फिर उसके कुछ सालों के बाद यानी कि 1667 ईस्वी में पहला फ्रांसीसी दल फ्रैंकोइस कैरॉन की अध्यक्षता में भारत पहुंचता है और फिर उसके बाद उसी की अध्यक्षता में सूरत में यानी कि 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरॉन की अध्यक्षता में सूरत में इनका यानी कि फ्रांसीसियों का पहला कारखाना स्थापित होता है। और फिर उसके बाद फ्रांसीसी भी अन्य कंपनियों की तरह कई सारे शासकों से अधिकार प्राप्त करने और व्यापार करने की इजाज़त प्राप्त करने के लिए कई सारे शासकों के पास जाया करते थे। तो फिर उसके बाद 1673 ईस्वी में वेलिकोंडापुरम के एक सूबेदार शेर खान लोदी से इन्हें फ्रैंको मार्टिन, उस समय पे जो फ्रांस की तरफ से जो दूत थे उनका नाम था फ्रैंको मार्टिन, ने पौंडीचेरी नामक एक जगह प्राप्त किया जहाँ पे इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी फोर्ट लुई की स्थापना की। 1673 ईस्वी में बंगाल के शासक शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर नामक बस्ती प्राप्त की जहां पे इन्होंने फोर्ट ऑरिलियंस नामक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। फिर अगर हम देखें फ्रांसीसियों के बारे में तो 1672 ईस्वी से 1713 तक फ्रांस हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रहा, जिस कारण से 1672 से 1713 ईस्वी तक जो फ्रांस की स्थिति है भारत में कमजोर होने लगी। कमजोर होने का जो कारण था कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो पूर्णतः एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, जिस कारण से जो फ्रांस की सरकार है फ्रांस की सरकार का इस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता था और फ्रांस की सरकार इस कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाई, जिस कारण से 1672 से 1713 तक कंपनी भारत में लगभग इसकी सक्रियता लगभग नगण्य रही। फिर उसके बाद 1720 में इस कंपनी का फिर से पुनर्गठन किया जाता है भारत में व्यापार के लिए और फिर फ्रांसीसी गवर्नर लीनो और ड्यूमा के नेतृत्व में इस कंपनी का फिर से भारत में मजबूत स्थिति होती है। इनके कूटनीतिपूर्ण शासन की वजह से फ्रांसीसी जो गवर्नर नियुक्त किए गए, यानी कि जब 1720 में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन हुआ तो फिर उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने यहाँ पे अपने गवर्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए और उसी के दरमियान इन दो गवर्नर नियुक्त हुए। पहला जो गवर्नर थे वो थे लीनो और दूसरे जो गवर्नर हुए ड्यूमा, और इन दोनों के नेतृत्व में भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी है एक अच्छे मजबूत स्थिति में पहुंच गई और इतनी मजबूत हो गई कि यह उस समय पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको टक्कर देने लगी और लगभग दोनों में कई ज़्यादा संघर्ष होना शुरू हुए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारिकल तट पर कब्जा किया। अब जैसा कि इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगी लीनो और ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से, तो इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने 1721 में मॉरिशस जीता, 1725 में मालाबार तट जीता, 1739 में कारिकल तट जीता और कई सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने के बाद इनकी स्थिति भारत में काफ़ी मजबूत होने लगी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने लगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच कार के एकाधिकार को लेकर के कई सारे युद्ध होते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारत में आगमन होता है। यहाँ पर एक बात आपको समझा दूँ कि जब 1700 और 1742 इस समय तक आते आते क्या हुआ था कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसका बहुत तेज़ी से पतन होने लगा था और उसके कारण कई सारी शक्तियाँ मुग़ल साम्राज्य से हटकर कई सारे प्रांतों में बंटने लगी। जो रियासतें हैं वो छोटी छोटी रियासतों में बंट करके बहुत सारे स्थानीय शासक अपना शासन करने लगे और उसी प्रक्रिया में जो यूरोपियन कंपनी है उसने भी कई सारे क्षेत्रों को जीता और वहाँ अपना प्रत्यक्ष शासन शुरू कर दिया। तो जो फ्रांसीसियों की तरफ से ये इस काम को अंजाम देना शुरू किया वो थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। इसने क्या किया कि फ्रांस का जो उद्देश्य था व्यापार करना, उसको हटा करके इसने भारत में क्षेत्र विस्तार का कार्य शुरू किया और कई सारे क्षेत्रों को भी जीता। यही काम उस समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी, जिस कारण से इन दोनों
फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच कई सारे युद्ध भी होते हैं। रूसी युद्ध का नेतृत्व डुप्ले करता है। तो डुप्ले के बारे में अगर हम देखें तो डुप्ले क्या था कि फ्रांसीसियों की तरफ से सबसे महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर साबित हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा कूटनीतिक सहारा लेकर के फ्रांसीसियों की शक्ति को भारत में काफ़ी अच्छे से स्थापित कर दिया था। फिर उसके बाद देखें तो भारत में फ्रांसीसियों का क्षेत्र विस्तार इसने किया। फिर उसके बाद अगर इसके संबंध में देखें तो देखें तो इसके आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष होता है। इसी के कार्यकाल में आंग्ल फ्रांसीसी यानी कि अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं। और इस संघर्ष में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। इसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो आइए हम इन कर्नाटक युद्धों के बारे में देखते हैं। हालांकि हम इस वीडियो में कर्नाटक युद्धों को डिटेल में नहीं बता सकते हैं, बस हम देखेंगे कि 3 कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए थे, उनका कारण क्या था और वो किस संधि से समाप्त हुए। कई अलग पर्टिकुलर वीडियो में हम कर्नाटक युद्धों को यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो कर्नाटक युद्धों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके संबंध में कुछ छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कि 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में। ये तीनों कर्नाटक युद्ध जो हुए फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुए थे। तो उसमें अगर देखें तो सबसे पहला आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो था यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1746 से 48 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बारे में कुछ पॉइंट देख ले तो सेंट टॉम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। कारण इसके 2 थे। पहला ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध इंग्लैंड में चल रहा था, जिसमें कि ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। और भारत में जो इस युद्ध का कारण बना वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लेने के कारण, उन पर कब्जा कर लेने के कारण इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। और फिर उसके बाद देखें तो युद्ध का जो अंत होता है वो एक्स-ला-सैलेब की संधि से होता है, जो कि यूरोप में हुआ था। और उसी संधि के साथ इस युद्ध का अंत होता है। फिर जो है दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। इसमें क्या था कि हैदराबाद और कर्नाटक जो दक्षिण के साम्राज्य थे, वहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटक में एक जो नवाब का पद था वो खाली हो गया, जिस कारण से उसके वंशज आपस में लड़ने लगे। और उसी के क्रम में अपना कुछ फ़ायदा निकालने के लिए ये दोनों कंपनियां ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक एक गुट को सपोर्ट करने लगी। यानी कि हैदराबाद में भी हैदराबाद के 2 वंशज लड़ रहे थे और यहाँ पे भी 2 लोग लड़ रहे थे, जिसमें कि एक को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे और एक को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ भी एक को फ्रांसीसी और एक को ब्रिटिश। हालांकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उसको हम बाद में डिटेल में इस युद्ध को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगर देखें तो इस युद्ध का अंत फिर पौंडीचेरी की संधि से होता है। और फिर पौंडीचेरी की संधि के बाद ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। और इनका पौंडीचेरी के संधि के साथ निर्णय होता है कि अब ये भारत में किसी दूसरे साम्राज्य के लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है 1758 से 1763 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखें तो सबसे बड़ा जो कारण था, ये यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। वहाँ पे भी ये क्या किए, ऑस्ट्रिया को फ्रांस सपोर्ट करने लगा और प्रसा को इंग्लैंड सपोर्ट करने लगा, जिस कारण से यह युद्ध यूरोप में लड़ने के कारण भारत में भी ये दोनों कंपनियां लड़ने लगी, जिसके कारण यहाँ भी तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद अगर इसका अंत देखें तो इसका अंत जो है वो पेरिस की संधि के साथ होता है। और इसी दरमियान 1760 में वांडीवास का युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का सफाया कर देता है। कौन? अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था 1760 का वांडीवास का युद्ध, जिसमें कि अंग्रेजों की विजय हो जाती है। और उसके बाद फ्रांसीसियों का शक्ति लगभग छीन हो जाता है भारत में, और इसी के साथ फ्रांसीसियों का भारत से सफाया हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज भारत में आती है और किस तरीके से अपने व्यापार एकाधिकार को लेकर के हर कंपनी एक दूसरे के साथ लड़ती है। और उसी क्रम में हमने सारे पॉइंट्स को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज योर सिंगल क्लिक कैन गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू मेक सच वीडियोज़। थैंक यू।